नमस्कार दोस्तों, बात है 1982 की, जब भारत के केरल राज्य के पारो विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में ईवीएम का सबसे पहले उपयोग किया गया। 1999 में भारत के लोकसभा चुनाव में कुछ सीमित क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया। उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के संपूर्ण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया, जो सफलतापूर्वक सही रहा। भारत के साथ साथ 31 बड़े देशों ने ईवीएम का उपयोग किया, जिसमें 4 ऐसे देश हैं जिसने पूर्ण रूप से ईवीएम का चुनाव में उपयोग किया। 11 ऐसे देश हैं जिसके कुछ सीमित क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग होता है, जबकि नीदरलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी ने ईवीएम पर बैन लगा दिया है। बात करें भारत की, तो भारत में यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद टीम द्वारा डिजाइन किया जाता है। भारत में बनी ईवीएम का उपयोग मिस्र, भूटान, नामीबिया, मालदीव और नेपाल करते हैं। ईवीएम का यूज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 1982 से पहले भारत में बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी। ईवीएम के आने के बाद ईवीएम से होने लगी। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि ईवीएम को हैक किया गया। 2014 में जब भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो विपक्षी पार्टियों ने इस पर आरोप लगाया कि भाजपा ने ईवीएम को हैक किया है। 2019 में जब भाजपा ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई तो विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि ईवीएम को हैक किया गया है। मतलब सीधा सा अर्थ यह है कि जो भी पार्टी हारती है वह जीतने वाली पार्टी पर आरोप लगाती है कि ईवीएम को हैक किया गया है। अगर वही पार्टी किसी बूथ से जीतती है और वहां वही आरोप नहीं लगाती कि यहाँ पर ईवीएम को हैक किया गया है। 2023 के लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता खुलकर आकर मीडिया के सामने ईवीएम का विरोध करने लगे। इसमें कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पार्टी के सामने आकर खुल करके कहा कि जिस बूथ से हमारी 100% जीत निश्चित थी, जिससे हम कभी भी नहीं हारे, उस बूथ से हम 70 से 80 हजार वोटों से हारे हैं, तो इसका मतलब है कि ईवीएम को हैक किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने खुलकर कहा अगर कोई ईवीएम को हैक कर सकता है तो आकर के हमारे सामने करके बताए। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा है, किसी और पार्टी को खराब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। ये मैं रिकाउंट हो ही नहीं सकता। आपने मशीन एक बार प्रेस कर दी, उसका जन्म जो यूनिट दबाते हैं तो वीवीपैट के थ्रू सेंट्रल paper trail or VVPAT machine was included in the election process by the Supreme Court. को हैक नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से, क्योंकि ये स्टैंड अलोन मशीन है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। EVM full loss in MP. Digvijay says. देखो कौन सा दबाया है कि भारत में 1951 से पहले जो चुनाव होते थे बैलेट पेपर से होते थे, जिसमें एक पर्चा होता था जिसमें प्रत्याशी की फोटो या चुनाव चिन्ह लगा हुआ होता था। मतदाता उस चुनाव चिन्ह के सामने अपना मार्क लगाते थे और पेपर को फोल्ड करके मतपेटी में डाल देते थे और यह पेटी चुनाव आयोग के सामने ही खुलती थी। चलिए जानते हैं चुनाव आयोग क्या है। भारत का चुनाव कौन करवाता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 30 जनवरी 1950 को हुआ। ईसीआई भारत में होने वाली लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव निर्वाचन का संचालन करते हैं। वर्तमान में आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह सिद्धू हैं, जिनको 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किया गया है। सीआई ने ईवीएम पर 1977 में काम शुरू कर दिया था। 1977 में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसएल सकदर ने हैदराबाद स्थित कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के ऑफिस जाकर ये जानने की कोशिश की क्या कोई ऐसी मशीन बन सकती है जिससे इलेक्शन हो सके। इस पर कंपनी ने हाँ बोल दिया, तो चुनाव आयुक्त ने यह काम उस कंपनी को सौंप दिया। 1979 में कंपनी एक मशीन बना करके लाई जिसका ट्रायल किया गया। 6 अगस्त 1980 को चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने इस मशीन का ट्रायल किया, जो सफलतापूर्वक सही रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एक मशीन बनाई जिसका उपयोग इन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी के चुनाव के लिए किया, जो सफलतापूर्वक सही रहा। 29 जुलाई 1981 को हुई मीटिंग में बीईसीआईएल को कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों के बीच में एक डील हुई। 19 जुलाई 1982 को आयोग ने संविधान के आर्टिकल 324 के तहत ईवीएम के इस्तेमाल का ऐलान किया। इसका सबसे पहले उपयोग केरल राज्य के पारो विधानसभा के उपचुनाव में हुआ, सफलतापूर्वक सही रहा। लेकिन चुनाव में लड़ रहे शिवान पिल्ले नाम का प्रत्याशी केरल हाईकोर्ट याचिका लेकर के पहुंच गया, जहां पर इसकी याचिका को खारिज कर दिया। बाद में चुनाव के बाद यह प्रत्याशी जीत गया, जिससे बाद में जो हारने वाले प्रत्याशी था वह याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम का उपयोग चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम का उपयोग करने के लिए हमारे पास अभी कोई कानून नहीं है। चुनाव फिर से बैलेट पेपर पर होंगे। लेकिन 1988 में राजीव गांधी की सरकार में संसद में ईवीएम के उपयोग के लिए बाकायदा कानून बना। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में एक नया सेक्शन 61A जोड़ा गया। के तहत अब चुनाव आयोग को ईवीएम का उपयोग करने की पूर्ण आजादी थी।
15 मार्च 1989 में इस कानून को लागू कर दिया गया। उस समय भी कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन विरोध के बावजूद भी 1998 में एमपी, दिल्ली, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया। 1999 में भारत के लोकसभा चुनाव में 46 लोकसभा सीटों पर इसका उपयोग किया गया, जो सफलतापूर्वक सही रहा। 2000 में हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव में 45 विधानसभाओं पर इसका उपयोग किया गया था। 2001 में केरल, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी, तमिलनाडु का चुनाव पूर्ण रूप से ईवीएम से हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारत की सभी 543 लोकसभा सीटों पर पूर्ण रूप से ईवीएम से वोटिंग हुई। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ईवीएम है क्या, इसको किसने बनाया, कैसे काम करता है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो देखने में कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले दो हिस्से बनाए गए हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों यूनिट आपस में 5 मीटर लंबी केबल से कनेक्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट ये दोनों अलग अलग जगह पर रखे होते हैं। कंट्रोल यूनिट निर्वाचन आयोग के जो उस बूथ का अधिकारी होता है उसके पास होता है, और बैलेट यूनिट से मतदाता अपनी वोट डालता है और यह एक निर्धारित दूरी पर रखे होते हैं। बैलेट यूनिट में प्रत्याशी की पार्टी का चुनाव और फोटो होती है, और उसके सामने एक लाल बल्ब होता है और उसी के बाजू से एक नीला बटन होता है। एक ईवीएम में 64 प्रत्याशियों के नाम दर्ज हो सकते हैं और 3664 वोट डाले जा सकते हैं। बैलेट यूनिट में 16 प्रत्याशियों के नाम अंकित हो सकते हैं, और अब कंट्रोल यूनिट पर बैठा अधिकारी बैलेट यूनिट का बटन दबाता है तो बैलेट यूनिट मशीन चालू हो जाती है और अब आप अपने प्रत्याशी को वोट डाल सकते हैं। जैसे ही आप अपने प्रत्याशी के सामने का नीला बटन दबाते हैं तो आपके प्रत्याशी के सामने लाल रंग का बल्ब जल जाता है और मशीन जोर से एक बार बीप की आवाज देती है और आपकी वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाती है। बीप की आवाज के बाद बैलेट मशीन बंद हो जाती है, और अब जब तक कंट्रोल यूनिट पर बैठा अधिकारी बैलेट यूनिट का बटन नहीं दबाएगा तब तक कोई भी दूसरी वोट नहीं डल सकती। मतगणना पूरी हो जाने के बाद मशीन को अधिकारियों के सामने बंद किया जाता है और स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया 2013 के पहले की, लेकिन 2014 के बाद इसमें एक और उपकरण जोड़ा गया, VVPAT, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बीच में रखी होती है और बैलेट यूनिट के ज्यादा करीब होती है। इसको कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की केबल से जोड़ा जाता है। VVPAT में एक बहुत बड़ा पेपर का रोल होता है, जिसमें चुनाव में लड़ रहे प्रत्याशी की फोटो और उसका चुनाव चिन्ह होता है। अब जब कोई भी यहाँ पर वोट डालने के लिए जाता है तो यहाँ पर VVPAT में 7 सेकंड के लिए इस प्रत्याशी को उसने वोट डाला है उसका चुनाव चिन्ह या उसकी फोटो यहाँ पर आएगी और उस प्रत्याशी को दिख जाएगी, और थोड़ी देर बाद यह कट करके एक बॉक्स में गिर जाएगी और यह बॉक्स उस VVPAT मशीन से कनेक्ट होता है। इसका सबसे पहले योग 2030 में नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया। अब अगर कोई प्रत्याशी या मतदाता को शिकायत होती है कि मैंने जिस प्रत्याशी को वोट डाला उस प्रत्याशी की पर्ची नहीं गिरी, दूसरे प्रत्याशी की गिरी है, तो यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी होता है शिकायत करता है, सबसे पहले हलफनामा भरवाता है। अगर तुम्हारी शिकायत गलत निकली तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर ट्रायल वोट डाली जाती है, जिसको गिनती के समय में बाद में काट दिया जाता है। इस ट्रायल के बाद शिकायतकर्ता की सच्चाई का पता लगाया जाता है। अब यहाँ पर वोटिंग हो जाने के बाद मशीनों को लॉक किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी की अध्यक्षता में स्ट्रांग रूम में से बंद कर दिया जाता है। स्ट्रांग रूम की बहुत कड़ी सुरक्षा होती है। 24/7 यहाँ पर BSF के 4 जवान राइफल लिए हुए खड़े होते हैं। यहाँ पर 24 घंटे CCTV लेस होती है। अगर स्ट्रांग रूम में एक से ज्यादा दरवाजा है या खिड़की है तो उसे बंद कर दिया जाता है। कोई किसी भी पार्टी का प्रत्याशी आकर के यहाँ पर CCTV चेक कर सकता है, हमारी जो वोटिंग मशीन है उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है। स्ट्रांग रूम की 2 चाबी होती है, एक तो रूम इंचार्ज के पास होती है, दूसरी ADM उससे बड़े अधिकारी के पास होती है। मतगणना वाले दिन ETPB इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल टेबल और PV पोस्टल बैलेट की वोटों की काउंटिंग होती है। 80 वर्ष से उम्र के बुजुर्ग या फिर दूसरे देशों में जॉब कर रहे लोगों के लिए सुविधा होती है, जिसमें वह अपना वोट डाल कर भेजते हैं। सबसे पहले उनको गिना जाता है। इन वोटों गिनने के आधा घंटे बाद EVM मशीन को खोला जाता है, VVPAT मशीन को खोला जाता है। EVM और VVPAT की वोटों को मिलाया जाता है, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है, जो पर्ची आकर के आई है और जो हमारे इसमें नंबर सो रहा है इसमें कोई ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है। जब यहाँ पर ये दोनों सेम आती है उसके बाद आगे की काउंटिंग शुरू की जाती है। मतगणना वाले रूम में रिटर्निंग ऑफिसर, प्रत्याशी और उसका कोई एजेंट वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है। एक राउंड में 14 EVM मशीनों की काउंटिंग होती है। राउंड के बाद निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशी से इस तरह C फॉर्म भरवाता है कि अब आगे का राउंड खोला जाए, और इसके लिए बाकायदा कानून भी बनाया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 64 वोटों की मतगणना रिटर्निंग ऑफिसर और प्रत्याशी की उपस्थिति के बीच होती है। सेक्शन 67 रिटर्निंग ऑफिसर को सबसे पहले मतगणना की जानकारी इलेक्शन कमीशन आयोग को देनी पड़ती है। से पहले प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा EVM की जांच होती है कि EVM के साथ कोई छिड़कानी तो नहीं की गई है। यहाँ पर काउंटिंग होती है, उसके चारों तरफ धारा 144 लागू कर दी जाती है। अब 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि EVM के साथ VVPAT के बॉक्सों भी गिना जाए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आज VVPAT बॉक्स का EVM से मिलान किया जाए, उसके बाद EVM द्वारा काउंटिंग स्टार्ट की जाए। काउंटिंग के बाद अगर किसी प्रत्याशी को यहाँ पर शक होता है कि मैं यहाँ पर जीतने वाला था, मैं इस राउंड से हार गया, तो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी उससे एक फॉर्म भरवाता है। यहाँ पर फिर से मतगणना की जाती है, और मतगणना पर भी अगर उसको फिर से भरोसा नहीं होता तो यहाँ पर VVPAT को खोला जाता है।
वहां पर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होती है। वीवीपैट का निर्णय ही अंतिम और मान्य होता है। जो भी पार्टी यहाँ पर चुनाव हार जाती है, वह कांग्रेस हो या बीजेपी, वह यहाँ पर ईवीएम का विरोध करने लगती है, कहती है कि ईवीएम को हैक किया गया है। आज जो कांग्रेस पार्टी ईवीएम का विरोध कर रही है, वही कांग्रेस पार्टी इस ईवीएम को लाई थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने सिर्फ ईवीएम का विरोध किया, यहाँ पर हर पार्टी ने ईवीएम का विरोध किया है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, तो बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम का खुलकर विरोध किया। पूरे देश में ईवीएम के विरोध का अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 2010 में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नीतियों में विशेषज्ञ जीवीएल नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क कैन वी ट्रस्ट नाम की किताब लिख दी, जिसमें पूर्ण रूप से ईवीएम का विरोध किया गया। इसमें किताब की प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का संदेश भी है। इतना ही नहीं, पुस्तक में सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डिल ने भी बताया ईवीएम का उपयोग पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब के स्टार्टिंग में लिखा है कि इनों के साथ छेड़खानी हो सकती है। कोई भी ऐसी मशीन नहीं जिसके साथ छेड़खानी ना हो, और भारत में बनी इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन भी एक अपवाद है। किताब का चौथा अध्याय ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। बीजेपी की पार्टी सत्ता में और अन्य पार्टियां इसका विरोध कर रही है, तो बीजेपी इस पर कुछ भी नहीं बोल रही है। इस पुस्तक में नरसिम्हा राव ने 2010 में हुए घटनाक्रम को भी लिखा हुआ है। इसमें हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरिप्रसाद ने यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स के साथ मिलकर के ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। तो सवाल ये उठता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। प्रोफेसर ने बताया था कि ईवीएम को मोबाइल संदेश भेज करके ईवीएम के परिणामों को बदला जा सकता है। सवाल यह उठता है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि जो ईवीएम मशीन है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसमें किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं हुआ है। तो बता दें कि ईवीएम जो मशीन है, ये ना तो किसी वाईफाई से कनेक्ट होती है, ना किसी ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, और इसको चलाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत नहीं होती। इसमें एक 6000 वाट की बैटरी होती है। वहाँ पर लाइट भी नहीं है, वहां पर भी बखूबी रूप से चलती रहती है। बिना छुए से हैक नहीं किया जा सकता। इतनी सुरक्षा के बीच में से रखा जाता है कि इसको छूना तो ठीक है, आम आदमी से देख भी नहीं सकता। लेकिन कुछ समय पहले आम आदमी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम जैसी दिखने वाली एक डमी को ला करके हैक करके बताया था। 2019 के लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद इस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने गुजरात से अतुल पटेल के साथ वीवीपैट को हैक करके बताया था। उन्होंने उदाहरण के तौर पर केला, सेब और आम, ये तीनों निशानों पर बराबर की वोट डाली थी। लेकिन जब काउंटिंग की गई, वीवीपैट के बॉक्स की पर्चियों गिना गया, तो इसमें सेब को ज्यादा वोटें प्राप्त हुई थी। निर्वाचन आयोग ने इसको साफ साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर ईवीएम को हैक कर सकता है, तो वो चुनाव आयोग के सामने आकर के ईवीएम हैक करके बताए और देश का हीरो बन जाए। चुनाव आयोग ने इस हैक करने वाले दोनों वीडियोस को झूठा साबित किया। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए थे कि 90 ऐसी सीटें थी जहां पर हमारी जीत निश्चित थी और वहां पर कांग्रेस जीत गई। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को जब बहुमत प्राप्त हुआ, कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री अरुण गोगोई ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कहा था कि बीजेपी की जीत का श्रेय ईवीएम को जाता है। लालू प्रसाद यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वर्तमान आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी ईवीएम को पूर्ण रूप से बंद करने की अपील की है। ईवीएम को बंद करने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराने की मांग की गई थी, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब हर बार लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो। इस बार विपक्षी पार्टी ने याचिका दायर की है कि विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी कि अभी हम वीवीपैट का ईवीएम से मिलान करते हैं और इसकी काउंटिंग शुरू की जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें पूरे 100% वीवीपैट मशीन है उनको पूरे ईवीएम से मिलान करना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। विधानसभा 5 वीवीपैटों को सत्यापित करते हैं, जिनको मिलाकर के हम 20,600 वीवीपैट सत्यापित करते हैं। अगर बात करें लोकसभा और विधानसभा दोनों की, तो हम 38,156 वीवीपैट बॉक्सों की गिनती करते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने मार्च 2018 को कहा था कि अगर हम 479 वीवीपैट बॉक्सों की गिनती भी करते हैं, तो यह 99.993% का ही ज्यादा है। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि भारत में 118 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता है। अभी तक सिर्फ 25 शिकायतें ही आई हैं, जो में से 70 शिकायतें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आई थी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर हम 100% वीवीपैटों की गिनती करेंगे, तो वही पुरानी वाली बैलेट पेपर वाली प्रक्रिया पर पहुंच जाएंगे, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च भी होता है। लेकिन मन में यह सवाल भी उठता है कि पार्टी अगर एक बार चुनाव जीतती है तो 5 साल तक सत्ता में रहती है। अगर हफ्ते 2 हफ्ते ज्यादा लग जाते हैं तो इसमें क्या होता है? और जो प्रत्याशी को पार्टी चुनाव के प्रचार के लिए फंडिंग देती है, वह फालतू के प्रचार के लिए खर्चे करता है, वही खर्चा सरकार चुनाव में करे बैलेट पेपर से चुनाव करवाए, तो यह निष्पक्षता की जांच हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि ईवीएम हैक होती है, लेकिन इन वीडियोस के सामने आने के बाद इनको नकारा भी नहीं जा सकता। आयोग का मानना है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा है जो ईवीएम को हैक कर सकता है, तो आयोग के सामने जाकर के ईवीएम को हैक करके बताए।
इस लोकसभा विधानसभा चुनाव में आपको अपने मत का सही उपयोग करना है और वोट डालने जरूर जाना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।